नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। और आज 14 दिसंबर है। आज भी हम रोज की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध रोज के समसामयिक विषयों से होता है। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलते हैं कल के वीडियो के अंदर पूछे गए प्रश्न पर। तो यह वीडियो में पूछा गया कल का प्रश्न है कि खेल को बढ़ावा देने वाले राज्य के रूप में फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य बना उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य को फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में खेल को बढ़ावा देने वाले राज्य के रूप में चिन्हित किया गया और इसे फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। चलते हैं आज के वीडियो के पहले प्रश्न पर। तो आज के वीडियो का पहला प्रश्न है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस रूस की मिसिनोस्ट्रोनिया और भारत की किस कंपनी द्वारा स्थापित एक संयुक्त उद्यम है। ऑप्शन है इसरो, डीआरडीओ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और ब्रह्मोस एरोस्पेस रूस की और डीआरडीओ की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। भारतीय नौसेना ने अभी हाल ही में ब्रह्मोस का बंगाल की खाड़ी में सफल परीक्षण किया। ब्रह्मोस मिसाइल के नौसैनिक संस्करण का परीक्षण राजपूत श्रेणी के आईएनएस रणविजय से किया गया। चलते हैं आज के वीडियो के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि जापान के जेसीबी इंटरनेशनल के साथ किस भारतीय बैंक ने कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड लॉन्च किया। पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक ने नए एसबीआई रुपए जेसीबी प्लेटिनम कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड को लॉन्च किया और इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली यानी एनसीपीआई और जापान के जेसीबी इंटरनेशनल कंपनी के साथ साझेदारी की गई। इस कार्ड का उपयोग देश के साथ साथ विदेशों में भी किया जा सकेगा और इस कार्ड को रुपए नेटवर्क पर लॉन्च किया गया है। वहीं यदि एनसीपीआई की बात करें यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली की बात करें तो यह देश में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक समग्र संगठन है और इसे भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत एक मजबूत भुगतान और निपटान अवसंरचना के विकास के लिए स्थापित किया गया था। इसके द्वारा हम देखते हैं कि भीम ऐप, यूपीआई जैसी सुविधाएं लॉन्च होना जिससे हम खुदरा बाजार में भुगतान का निपटारा आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि किस भारतीय मंत्री ने श्रीलंका इकोनॉमिक सम्मेलन 2020 में मुख्य भाषण दिया। ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा निर्मला सीतारमण। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के आर्थिक शिखर सम्मेलन 2020 के 20वें संस्करण में एक मुख्य भाषण दिया और इसे प्रतिवर्ष सिलोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो अगला प्रश्न है हमारा इस वीडियो का कि चीन ने किस वर्ष अपनी महत्वाकांक्षी वन बेल्ट एंड वन रोड पहल की शुरुआत की थी। ऑप्शन है वर्ष 2012, 2013, 2014 इनमें से कोई नहीं। तो 2013। चीन ने 2013 में दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी देश, अफ्रीका और यूरोप को भूमि और समुद्र मार्गों के नेटवर्क से जोड़ने के लिए महत्वाकांक्षी वन बेल्ट एंड वन रोड पहल की शुरुआत की थी। और अभी हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन की 19वीं बैठक के दौरान भारत को छोड़कर शंघाई सहयोग संगठन के अन्य सभी सदस्य देशों ने चीन के वन बेल्ट एंड वन रोड परियोजना के प्रति अपने समर्थन की पुष्टि की है। भारत वन बेल्ट एंड वन रोड का एक हिस्से जो कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है का आलोचक रहा है क्योंकि यह गलियारा भारत के क्षेत्र से होकर गुजरता है जो पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है और चीन उस पर अपना नियंत्रण करता है। यानी कि चीन को एक हिस्सा पाकिस्तान के द्वारा गिफ्टेड है और गिलगित बाल्तिस्तान से होकर ये चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आता है जो कि भारत का क्षेत्र है जिस पर भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद भी है। तो चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा
कि हाल ही में भारत सूरीनाम संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की गई। सूरीनाम कहाँ है? ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका या एशिया। तो इसका आंसर होगा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है सूरीनाम। सूरीनाम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व तट पर स्थित एक छोटा सा देश है। ये गुयाना, ब्राज़ील और फ्रेंच गुयाना तथा अटलांटिक महासागर के साथ सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी पारामारीबो है और राष्ट्रपति यहाँ पे भी वर्तमान में चान संतोखी हैं। यदि मानचित्र पर देखें तो मानचित्र पर इसकी स्थिति ये उत्तर दक्षिण अमेरिका का मानचित्र है और यहाँ पर ये सूरीनाम ये देश है। इधर ये फ्रेंच गुयाना है और इधर गुयाना है। इधर दक्षिण में इसके ब्राज़ील देश है और यहाँ ये अटलांटिक महासागर स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि WHO के हालिया बयान के अनुसार किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के मामलों में सबसे अधिक कमी दर्ज की है? ऑप्शन है नेपाल, भारत, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा भारत। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के मामलों में सबसे अधिक कमी दर्ज की है और विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 में भारत में मलेरिया से मौतों की संख्या में बड़े पैमाने पर कमी दर्ज की गई है। इसी स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी के रूप में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में की गई थी। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसमें अभी वर्तमान में 194 सदस्य देश WHO के हैं और यह एक अंतर सरकारी संगठन है। तो चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि वह केंद्रीय मंत्रालय जिसे प्रधानमंत्री वन धन विकास केंद्रों की स्थापना हेतु उत्तरदायित्व प्रदान किया गया। ऑप्शन है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, केंद्रीय जनजाति मंत्रालय, केंद्रीय कोयला मंत्रालय, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसका आंसर होगा केंद्रीय जनजाति मंत्रालय। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री वन धन विकास केंद्र का शुभारंभ बीजापुर से किया गया था और यह विकास केंद्र मुख्यतः 10 स्वयंसेवी समूहों पर का केंद्र है और यह परियोजना केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। तो चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि देश का प्रमुख वन प्रभाग जहां छोटे स्तनधारियों और सरीसृपों के लिए पहला इको ब्रिज बनाया गया। ऑप्शन है पालामू झारखंड, रामनगर उत्तराखंड, कैमूर बिहार, दुधवा उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होगा रामनगर उत्तराखंड। तो हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामनगर वन प्रभाग ने छोटे स्तनधारियों के लिए और सरीसृपों के लिए पहला इको ब्रिज बनाया है और इको ब्रिज का निर्माण वन्य जीव कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है जो आमतौर पर लॉगिंग या राजमार्गों के कारण बाधित हो जाता है। यानी जंगली जानवरों का जो एक प्राकृतिक रास्ता होता है वहाँ से राजमार्गों को निकाल दिया जाता है तो उनके प्राकृतिक रास्ते में बाधा आती है जिसके कारण मानव और पशुओं के बीच संघर्ष की स्थिति भी देखी जाती है और कई एक्सीडेंट भी होते हैं जिसकी वजह से वन्य जीवों की मृत्यु बड़े पैमाने पर होती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए इको ब्रिज बनाया गया जिसके द्वारा वन्य जीवों के लिए एक अलग मार्ग बनेगा और जो राजमार्ग हैं या लॉगिंग है उनसे वाहनों का परिवहन सुगम हो सकेगा। चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि वह हाई स्पीड रेल गलियारा जिसकी जमीनी सर्वेक्षण हेतु लिडार रिमोट सेंसिंग विधि का उपयोग किया गया। ऑप्शन है हावड़ा हल्दिया, दिल्ली वाराणसी, मुंबई अहमदाबाद, दिल्ली देहरादून। तो इसका आंसर दिल्ली वाराणसी। हाल ही में भारतीय रेलवे ने दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल गलियारे के लिए जमीनी सर्वेक्षण करने के लिए लिडार तकनीक का उपयोग किया। लिडार एक लाइट डिटेक्शन रेंजिंग तकनीक है और यह तकनीक एक सटीक सर्वेक्षण देने के लिए GPS डेटा, लेज़र डेटा और उड़ान मापदंडों के संयोजन का उपयोग करती है। दिल्ली से वाराणसी तक का जो गलियारा है वो लगभग 800 किलोमीटर का गलियारा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार का शहर जहां प्रवासी पक्षी उत्सव 2021 का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन है गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना। तो इसका आंसर होगा भागलपुर। वर्तमान समय में भारत में 3 प्रवासी फ्लाईवे हैं और यह पक्षियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उड़ान होते हैं और हाल ही में बिहार सरकार द्वारा भागलपुर जिले में 3 दिवसीय प्रवासी पक्षी उत्सव
2021 का आयोजन किया जाएगा और यह भागलपुर के प्रवासी पक्षियों के केंद्र विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य में आयोजित किया जाएगा। तो ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। चलते हैं वीडियो के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न पर। तो ये प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन: रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख या राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है और इस प्रश्न का उत्तर रिवीजन के रूप में आप चाहें तो 9 तारीख का करंट अफेयर्स देख सकते हैं और उसमें इस प्रश्न से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई है। इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।